चलिए, लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ रिसर्च मेथड्स पढ़े थे इन सोशल साइकोलॉजी, विद्युत मैम के साथ जो क्लास हुई थी, इफ यू ऑल रिमेंबर, याद है कि सोशल साइकोलॉजी में किस किस टाइप की रिसर्चेज होती हैं, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, कुछ याद है? या हाँ या ना? नहीं याद? याद है, लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल्स होते हैं. सो द एम टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इज, क्यों कंडक्ट करते हैं हम कोई भी स्टडी या कोई भी एक्सपेरिमेंट? क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स. जैसे हम देखना चाह रहे हैं रोल ऑफ सोशल मीडिया ऑन काइंडनेस इन टीनेजर्स. हमें देखना है कि क्या सोशल मीडिया का कोई रोल है टीनेजर्स की काइंडनेस लेवल्स पे. सोशल मीडिया देख के या ना देख के, डू टीनेजर्स इंडल्ज इन काइंड बिहेवियर्स और नॉट? तो हम जब भी कुछ भी नया जानना चाहते हैं या कुछ भी नई चीज़ करना चाहते हैं, हम रिसर्च करते हैं. ठीक है, नाउ फॉर एवरी रिसर्च, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, आप किसी को लैब में बुला के कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, चाहे फील्ड एक्सपेरिमेंट हो, आप ऑन फील्ड जाके लोगों से बात कर रहे हो, सर्वे ले रहे हो, किसी भी टाइप की स्टडी होगी, किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा, वहाँ पे कुछ एथिकल कंसिडरेशंस आती हैं. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एथिक्स? एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल वैल्यूज़ बोल सकते हो. सो बेसिकली आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं. एंड दीज सेट ऑफ गाइडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर कि आप जिसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी सेफ्टी बनी रहे. ठीक है, या आपकी खुद की एज एन एक्सपेरिमेंटर सेफ्टी बनी रहे. ठीक है, सो एथिक्स बेसिकली आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट एंश्योर कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो भी स्टडी हो रही है, वो एक सही तरीके से, एक मॉरली राइट तरीके से हो रही है. ठीक है, विदाउट रेफरिंग टू द स्लाइड, कुछ एथिक्स आप लोग बता सकते हैं कि जब आप किसी ह्यूमन लाइफ के साथ काम करें, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप ह्यूमन बींग्स के साथ डील करोगे, इंसानों के साथ डील करोगे, तो आपको क्या लगता है किस टाइप के एथिक्स फॉलो करने चाहिए? इफ़ यू कैन इलैबोरेट ऑन अ फ्यू ऑफ देम. आपको क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, हम अपना वही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको ये देखना है कि सोशल मीडिया चलाने से क्या एक टीनेजर अग्रेसिव बिहेवियर्स दिखाता है? काइंडनेस तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए. अग्रेसिव बिहेवियर्स, सो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अग्रेसिव बिहेवियर्स इन टीनेजर्स. गेट बंद करो. आपको ये देखना है, आप एक्सपेरिमेंट करो. ठीक है, हाँ, आप अपने क्लाइंट को, अपने पार्टिसिपेंट को बुला रहे हो और उसको सोशल मीडिया दिखा रहे हो, फिर उसका अग्रेशन लेवल मेजर कर रहे हो. अब ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का कंटेंट दिखाते हो. आप हो सकता है कुछ बहुत सॉफ्ट सा कंटेंट दिखा रहे हो तो अग्रेशन ज़्यादा नहीं आएगा, ऑब्वियसली. ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ मूवी देखते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट सी या बहुत ऐसे रोमांटिक सी, कॉमेडी सी, तो हमें गुस्सा नहीं आता है इमीडिएटली, राइट. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोई ऐसी सिंघम टाइप मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है, या बाहुबली टाइप मूवीज़ देख रहे हैं जहाँ पे फाइटिंग सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो आप अनॉय ज़्यादा होगे, इरिटेट ज़्यादा जल्दी होगे, अरे मत करिए, मूवी देखने दे. ठीक है, सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एज एन एक्सपेरिमेंटर आपके हाथ में है कि आप किस टाइप का कंटेंट दिखाते हो. उसके बाद आप अग्रेशन मेजर करोगे. ठीक है, अग्रेशन स्केल दे दोगे और उनको बोलोगे कि इस पर अपना रिस्पॉन्स दो, उसके बाद आप अग्रेशन मेजर करते हो.
Now the very first thing that you should remember is, आप रैंडमली किसी बंदे को पकड़ के नहीं लाओगे कि आजा भाई आज तेरे साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. It does not happen like that. You have to first ask the participant, are you interested? ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा काम है, और आने वाले फर्दर सेशंस में मैं आपको कुछ मीडिया दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और उसके बाद आप पे एक अग्रेशन मेजर किया जाएगा. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट कि आपकी स्टडी क्या है. तो द फर्स्ट एथिकल कंसिडरेशन इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इसको लिख लो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि पहले आप अपने क्लाइंट को, अपने पार्टिसिपेंट को अपने रिसर्च की, अपने स्टडी की, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उसकी सारी डिटेल्स दोगे, सारी इन्फॉर्मेशन दोगे. उसके बाद यू विल आस्क द क्लाइंट इफ़ ही और शी इज़ इंटरेस्टेड. उसको करना भी है या नहीं करना. ठीक है, कंसेंट देना. हम बोलते हैं ना कि कंसेंट दो, येस या नो. आर यू इंटरेस्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ द स्टडी, येस और नो. आपने कभी किसी का गूगल फॉर्म भरा होगा तो वो भी पूछते हैं कि क्या आपको पार्टिसिपेट करना है स्टडी में, येस और नो. सो दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. फर्स्ट यू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट योर डिज़ाइन इज़, व्हाट योर स्टडी इज़. उसके बाद आप क्लाइंट से पूछोगे, पार्टिसिपेंट से पूछोगे कि उसको करना भी है या नहीं करना. अगर वो मना कर देते तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते ऑब्वियसली. ठीक है, अगर वो हाँ बोलता है देन आप बाकी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो. जैसे यहाँ पे वैलिड कंसेंट लिखा है. वैलिड कंसेंट यानी कि आप वर्बली कुछ भी नहीं करोगे. अगर आपका पार्टिसिपेंट बोल रहा है कि हाँ मैं स्टडी में पार्ट लेना चाहता हूँ, तो कोशिश हमेशा ये रहती है रिसर्चर्स की कि वो रिटन में हो, कहीं ना कहीं, या तो मेल पे हो या फिर हैंड रिटन हो, विद साइन, विद डेट, सब कुछ जाता है. तो आपका कंसेंट का ना एक पूरा फॉर्म बनता है जिसमें आप अपनी डिटेल्स, आपकी स्टडी की डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ बताते हो. उसके बाद अगर वो अग्री करता है आपकी स्टडी में पार्ट लेने के लिए, वो उसको साइन करता है. तो आपके पास हमेशा प्रूफ रहेगा कि मैंने ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाया है, वो अपनी मर्जी से कंसेंट दे के उसने वो चीज़ पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, दिस इज़ वैलिड कंसेंट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट. रिस्क क्या होता है? कुछ मेडिकल स्टडीज़, जैसे कोविड की वैक्सीन बनी, वो कुछ लोगों पे टेस्ट हुई पहले, उसमें एक रिस्क फैक्टर था कि काम आएगी भी या नहीं आएगी. हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीज़ हो जाए. तो कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ रहता है. तो आपका काम है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर जॉब टू टेल द सब्जेक्ट कि इसमें क्या रिस्क है. ज़रूरी नहीं है कि रिस्क हर बार हो. जैसे हमारी जो स्टडी है, रोल ऑफ मीडिया ऑन अग्रेशन, इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रिस्क नहीं है. आप उसको मीडिया दिखाओगे, अग्रेशन मेजर करोगे, बात ख़त्म. बट कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो वहाँ पे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट अबाउट द रिस्क्स या फिर बेनिफिट्स, कि आपको इस स्टडी में पार्ट लेने से क्या बेनिफिट मिलेगा. मे बी आपको अपने बारे में बेटर पता चलेगा. मे बी यू विल नोटिस कि आप किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हो या किस टाइप का कंटेंट नहीं देखना चाहिए. तो व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क्स एंड बेनिफिट्स, तो आप वो चीज़ एक्सप्लेन करते हो. ठीक है, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ योर स्टडी. ये चीज़ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टिसिपेंट को बताना. ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हैं. ये दो चीज़ें क्लियर हैं. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. खास करके साइकोलॉजी में अब अगर हम देखें तो कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं या कुछ रिसर्च ऐसी होती है जहाँ पे आप अपने पार्टिसिपेंट का डेटा शेयर नहीं कर सकते. उसका नाम, उसकी एज,
आपने उससे जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जो भी मेजरमेंट लिया है, आप वो सिर्फ अपने तक सीमित रखोगे, उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आप किसी और को नहीं शेयर करोगे, ठीक है। दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये आपको जब आप फॉर्म दे रहे हो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसमें नीचे लिखा होता है कि ऑल योर डेटा विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस। अगर आपका डेटा कहीं यूज़ हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, एकेडमिक काम के लिए या फिर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक स्टडी कर रही हूँ ऑन सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी रिलेटेड स्टडी है। मैं किसी पार्टिसिपेंट से पूछती हूँ आपके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप फिजिकली या इमोशनली या साइकोलॉजिकली कौन से जेंडर के साथ ज़्यादा रिलेट करते हो। अब मान लो मेरे पास एक लड़की आई, ठीक है, वो बोलती है कि आई डोंट फील अ वुमन, मैं फीमेल पार्टिसिपेंट के साथ या फीमेल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा क्लोज फील करती हूँ, मेरे को कोई एज सच अट्रैक्शन या एज सच लव वाली फीलिंग किसी ऑपोजिट जेंडर के लिए कभी नहीं आई। उसके लिए ये चीज़ बहुत प्राइवेट है, ठीक है। तो वो जो भी आपको बोल रही है, आप इंटरव्यू ले रहे हो या जो कुछ भी उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड दैट रिकॉर्डिंग्स विल बी केप्ट विद यू ओनली। आप उसके पेरेंट्स को नहीं बोलोगे कि आपकी लड़की को लड़की पसंद है, ठीक है। आप उसके टीचर्स को नहीं बोल सकते हो, आप उसके एम्प्लॉयर्स को नहीं बता सकते हो ये चीज़ जाके। आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, स्पेसिफिकली वो डेटा जो बहुत प्राइवेट है, बहुत सेंसिटिव है, वो कोई भी डेटा आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। जैसे अगर रिसर्च के अलावा भी अगर हम बात करें, आप लोग अगर साइकोलॉजी कंटिन्यू करते हो आगे, साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके पास क्लाइंट आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है। वो प्रॉब्लम साइकोलॉजिस्ट किसी को नहीं बताता है, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कि मेरे पास क्लाइंट आया कोई ट्रॉमा लेके कि पेरेंटल ट्रॉमा है, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग डेवलप नहीं हुई या पेरेंट्स ने किसी टाइप का अब्यूज़ किया बच्चे के साथ, वायलेंस थी, मार पिटाई थी घर में बहुत ज़्यादा। अब ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है बच्चे के लिए, ठीक है। उसने वो चीज़ मुझे बताई बिकॉज आई एम द थेरेपिस्ट, मुझे उसको उससे बाहर लेके आना है उस बच्चे को। बट ये डेटा मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कुछ सिचुएशंस में आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरकम कर सकते हो, जैसे क्लाइंट आपको अगर आके बोल रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं या मैंने अटेम्प्ट किया है सुसाइड करने का, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना। कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देख सकते हो, स्पेसिफिकली जहाँ पे रिस्क की बात आती है या सेफ्टी की बात आती है, ठीक है। बट स्टडीज़ में या रिसर्च में, स्पेसिफिकली सोशल साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। आप जब अपनी बुक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ना कि XYZ एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटर का नाम होता है, किस किस ने पार्टिसिपेट किया उनके नाम कभी नहीं होंगे, किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको। बहुत कम ऐसी कंडीशंस होंगी जहाँ पे आपको उन लोगों की डिटेल्स मिलेंगी जिन लोगों के साथ काम किया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटर का नाम होता है और किसी का नाम नहीं होता। सो दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट इज डिसेप्शन। डिसेप्शन डिसेप्शन से क्या समझते हो आप लोग? किसी को डिसीव करना। यस, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम अपने क्लाइंट के साथ, अपने पार्टिसिपेंट के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कितने लोग उस बंदे की मदद करने आते हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू हेल्प एंड रेडी टू रिस्पॉन्ड टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो मैं कहीं ना कहीं हेल्पिंग बिहेवियर्स पढ़ रही हूँ लोगों का, राइट। अब एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली वो फेक एक्सीडेंट होगा, ठीक है। मैं एक एक्सीडेंट पुट अप करूँगी, ऐसा दिखाऊंगी कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और आसपास के लोग हेल्प करने आते हैं या नहीं आते। दिस इज़ माई स्टडी। अब मैं पहले ही बता दूं कि
ये एक्सपेरिमेंट है, एक बंदा बेहोश पड़ा होगा, आपको जाके मदद करनी है, या ये एक्सपेरिमेंट इस बारे में है कि आप कितनी मदद करते हो उसकी, या मदद करते भी हो या नहीं। तो हमारे अंदर ना एक टेंडेंसी होती है, हम हमेशा ना खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपने उसको बता दिया कि हम हेल्पिंग बिहेवियर्स पढ़ रहे हैं, तो वो बंदा 110% हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई है जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई है जो मुझे देख रहा है कि क्या मैं हेल्प करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। सो इट्स बेटर टू नॉट टेल देम दैट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ट्रू रिजल्ट्स मिले। तो कई बार डिसेप्शन ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें आपको छुपानी पड़ती हैं अपने पार्टिसिपेंट से। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, ये बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब पे कि एक लड़की जा रही है, उसके बालों में कुछ लगा हुआ है या उसके स्कर्ट पे कुछ लगा हुआ है, कितने लोग उसको हेल्प कर रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता होता है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या उनको ये नहीं पता होता है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं कैमरा लगा है, कहीं कुछ है। क्यों? क्योंकि उनसे ये इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है ताकि वो अपने एक्चुअल बिहेवियर दिखाएं। अगर उनको पता लग जाएगा कि कुछ ऐसा मेजर कर रहे हैं हेल्पिंग बिहेवियर्स जैसा, तो वो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है हमेशा खुद को बेस्ट दिखाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोशल डिजायरेबिलिटी बिहेवियर। सोशल डिजायरेबिलिटी बिहेवियर, यानी कि मैं वही बिहेवियर्स दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जो सोशली डिज़ायरेबल होगा, जिसको देख के मुझे सोशली एक्सेप्ट करेंगे लोग। जिससे ज़्यादा कंफर्मिटी डेफिनेटली इससे कंफर्मिटी भी आएगी, बट हमारा एम क्या है, हमें एक्चुअल बिहेवियर पढ़ना है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो टू अवॉइड सोशल डिज़ायरेबल बिहेवियर्स हम कई बार डिसेप्शन यूज़ करते हैं। हम कुछ डेटा पार्टिसिपेंट से छुपा सकते हैं ऑन वन कंडीशन, दैट कंडीशन इज डीब्रीफिंग। तो ये और ये दोनों साथ में समझते हैं, ठीक है। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड बैक की, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी अपने पार्टिसिपेंट को, स्टडी खत्म हो गई, अब आपको डीब्रीफ करना है अपने क्लाइंट को कि देखो स्टडी ऐसी ऐसी थी, हम ये पढ़ना चाह रहे थे, हम हेल्पिंग बिहेवियर स्टडी करना चाह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, ठीक है। सो आफ्टर द स्टडी इज़ डन, आपने जो भी इंफॉर्मेशन छुपाई है, जो भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई अपने पार्टिसिपेंट को, वो सारी डिटेल्स आप आफ्टर योर स्टडी डीब्रीफ करते हो। ब्रीफिंग मीन्स ब्रीफ करना, समरी बताना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। सो यू कैन डू डिसेप्शन ओनली इफ़ यू डू डीब्रीफिंग आफ्टर योर स्टडी। डीब्रीफिंग कभी भी पहले नहीं होती है, जहाँ पे भी डिसेप्शन हो रहा है वहाँ डीब्रीफिंग पहले नहीं होगी, हमेशा स्टडी के बाद होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मेजर करना चाह रहे थे, क्या मेजर किया हमने। यूट्यूब वीडियोस में भी ऐसे होता है ना, एंड में यू वर ऑन कैमरा, हाँ हाँ हाँ, वो लास्ट में फिर कैमरा पे पॉइंट आउट कर देते हैं कि भाई कैमरा लगा हुआ था, ठीक है। तो डीब्रीफिंग इज गिविंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन आफ्टर द स्टडी, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ हार्म टू पार्टिसिपेंट्स, बेनिफिसेंस भी है, सॉरी। इसका क्या मतलब है? बेनिफिसेंस, मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स टू द पार्टिसिपेंट। बेनिफिट से ही वर्ड निकला है बेनिफिसेंस, विच मीन्स कि आप जो भी स्टडी करोगे आपको तो उसका फ़ायदा हो ही रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी एजेंसी से पैसे मिल रहे हैं वो स्टडी करने के लिए, हो सकता है आप कोई मॉडल बना रहे हो, कोई नई थ्योरी बना रहे हो जिसको पूरी दुनिया पढ़ेगी आगे जाके, तो आपको बेनिफिट मिलेगा एज एन एक्सपेरिमेंटर। बट उस पार्टिसिपेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये आपका काम है उसको इंश्योर करना। कई लोग होते हैं जो विदाउट एनी बेनिफिट भी पार्टिसिपेट करते हैं, और साइकोलॉजी में काफ़ी स्टडीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली बेनिफिट दे भी नहीं सकते हो, ठीक है। बट कई बार आप अपने पार्टिसिपेंट को बता सकते हो बेनिफिट्स की, आपको अपने बारे में ज़्यादा पता चलेगा। मे बी यू विल गेट टू नो अबाउट योर बिहेवियर्स, मे बी यू विल गेट टू नो अबाउट योर नेचुरल टेंडेंसीज, आपको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आप इंट्रिंसिकली सोच पाओगे इंटरनली आप कैसे हो, कैसा बिहेव करते हो, ठीक है। तो दीज आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स जो आप बता सकते हो।
और कौन से बेनिफिट्स आप लोग बता सकते हो अपने पार्टिसिपेंट को किसी भी स्टडी में? अगर एंगल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मैंने उससे पहले एक्सपेरिमेंट करवाया, उसका रिजल्ट किया, फिर मैं उसे बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपने एंगल को फिजिकली कम कर सकते हो, मेंटली किस तरीके से उसे मैनेज कर सकते हो, और उसका यूज़ करके आप कैसे उसे प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली तो आप क्योंकि देखो मास्टर्स कर लोगे साइकोलॉजी में, फिर आप काउंसलिंग देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वंस यू आर डन विद योर बैचलर्स एंड देन मास्टर्स, आप साइकोलॉजी में उसके बाद आप अपनी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। तो जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आप मैनेजमेंट टेक्निक्स या साइको एजुकेशन दे सकते हो। जैसे अग्रेशन की अगर हमने बात की, पार्टिसिपेंट को हमने बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी मूवीज़ देख के, ऐसा ऐसा कंटेंट देख के आप में अग्रेशन बढ़ रहा है, तो आप उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो या उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। या सेम गोज फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, आप किसी से इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर भरवाओ, ठीक है। क्वेश्चनर्स पता है सबको क्या होते हैं? पता है ना, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने पार्टिसिपेंट को वो क्वेश्चनर्स देते हो, वो भरता है, फिर आप उसको स्कोर करते हो, फिर उस स्कोर से आप पता लगाते हो कि ये कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है या कितना कम है, कितना ज़्यादा है या एवरेज है, क्या है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्वेश्चनर्स, आप अपने पार्टिसिपेंट को सिखा सकते हो या समझा सकते हो कि ऐसे ऐसे यू कैन डू इमोशन मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग नहीं समझ आया। कुछ लोग होते हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं। इंडिया में हालांकि रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत कम मिलती है, तो जब कोई बहुत बड़ी रिसर्च होती है, जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व है, तो वो पार्टिसिपेंट्स को मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देते हैं, पैसा दे के भी काम करवाते हैं, ठीक है, कि वील गिव यू इतना इतना डेली बेसिस पे, जस्ट कम एंड टेक पार्ट इन आवर स्टडी। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी वन ऑफ द टाइप ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी पीएचडी कर रही हूँ अभी, सो मैं जिन लोगों के साथ डील कर रही हूँ उनके लिए पैसा शायद मैटर नहीं करता, तो व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, मैं लास्ट के 15 से 20 मिनट सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में समझती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, ताकि उनको ये लगे कि कोई है हमें सुनने वाला। और जब वो इमोशनल कनेक्ट बनेगा तो मैं आगे फिर नेक्स्ट जब भी सेशन के लिए जाऊँगी तो वो मना नहीं करेंगे मुझे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई कैन काउंट द बेनिफिट्स फॉर माई पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ हार्म, इसका ऑपोजिट, मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स जितना भी पॉसिबल है, मिनिमाइज हार्म, ठीक है। हार्म कैसे मिनिमाइज कर सकते हो? आपको प्रिजन स्टडी याद है? स्टैनफोर्ड प्रिजन स्टडी पढ़ी है? पढ़ी है? एक बार ब्रीफ करोगे सबको क्या होती है? जिम्बार्डो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हाँ, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कोने को एक प्रिजन में बनाया। उसके लिए उन्होंने पहले बहुत सारे लोगों को पैसे देकर कि हम 15-20 डॉलर तुम्हें दिन का देंगे, तो उन्होंने 6 दिन के लिए ये स्टडी की। तो उन्होंने इधर 2 लोग थे, एक तो गार्ड थे जेल के और एक जेलर थे। तो उन्होंने यही मेजर कर रहे थे कि जो गार्ड हैं वो कैसा बिहेव करते हैं जब वो गार्ड की तरह रहते हैं, और जो जेल में बंदे रहते हैं, जो कैदी हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं। तो आफ्टर द स्टडी ये पाया गया कि ये दोनों वैसे ही बिहेव करने लग गए थे जैसे कि एक्चुअल में एक कैदी और एक जेलर करता है। तो ये स्टडी हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 2 ग्रुप ऑफ लोग उन्होंने हायर किए, पार्टिसिपेंट्स हायर किए, एक को प्रिजनर बना दिया और एक को गार्ड बना दिया, बेसिकली जो उन लोगों का ध्यान रखते हैं। अब टेक्निकली बाय नेचर वो लोग, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, ठीक है, दे वर नॉट प्रिजनर्स, उनको बनाया गया था प्रिजनर इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था स्टडी करने का कि जब हम किसी को आइडेंटिटी दे देते हैं कि भाई तुम प्रिजनर हो अब से, या तुम गार्ड हो, तुम्हें ध्यान रखना है प्रिजनर्स का, तो क्या आप वो आइडेंटिटी अपना लेते हो? क्या आप एक्चुअल में उसकी तरह बिहेव करने लगते हो? तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये देखा गया कि द पीपल हु वर प्रिजनर्स, दे एक्चुअली एक्टेड लाइक प्रिजनर्स। चुपचाप रहना, कोने में रहना, बॉडी पोस्चर बहुत अजीब सा हो जाता है, खाना नहीं खाते या डिमांड करने लगता है कि घर जाना है, घर जाना है, जबकि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअल में दे वर नॉट प्रिजनर्स। और जो गार्ड्स थे, दे एक्चुअली स्टार्टेड बिहेविंग लाइक गार्ड्स, प्रिजनर्स को मारना,
उनको खाना नहीं देना या उनको वर्बली अब्यूज़ करना, उनको जला देना, उन पे पानी डाल देना. सो पीपल स्टार्टेड इंटरनलाइजिंग दोज आइडेंटिटीज़, जबकि एक्चुअल में वो लोग ऐसे नहीं थे. तो इस स्टडी में पहली बात तो कोई भी एथिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, ठीक है. बहुत ज़्यादा हार्म हुआ पार्टिसिपेंट्स को जो प्रिजनर्स थे. ये स्टडी एक्चुअली 3 या 4 महीने के लिए होनी थी, बट 6ठे या 7वें दिन पे बहुत इश्यूज आने लग गए. लोग, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि पीपल गॉट डिस्टर्ब्ड, जो प्रिजनर्स थे वो लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, दे लॉस्ट देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हम एक्चुअल में कौन है वो भूल चुके थे. उनके लिए वो सिर्फ एक प्रिजनर्स बन गए थे. सिमिलरली गार्ड्स में अग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा हो गया था. तो ये स्टडी 6-7 दिन बाद बंद करनी पड़ी थी. एंड जिम्बार्डो को बहुत क्रिटिसिज्म मिला इस बात पे कि आपने एक तो बेनिफिट तो कोई भी नहीं दिया, पहली चीज़ तो. दूसरी चीज़, आपने हार्म बहुत ज़्यादा कॉज किया. तो जो प्रिजनर्स बने थे ना, उन लोगों को एक्चुअल में फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी. उनको अपने घर वापस जाने से पहले एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजा गया, जहाँ पे उनको थेरेपी मिली, उनको मेडिकेशंस मिली, उनको सोशल सपोर्ट, सोशल स्किल्स दोबारा सिखाई गई ताकि वो बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकें. सो इतना ज़्यादा हैम्पर कर जाता है कई बार साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स. सो इंक्रीजिंग द बेनिफिट्स एंड रिड्यूसिंग हार्म. हम समझ क्या रहे थे इस एक्सपेरिमेंट से पहले? बेनिफिसेंस, अवॉइडेंस ऑफ हार्म, डीब्रीफिंग भी हो चुका है. एक डिसेप्शन, हाँ डिसेप्शन, इसमें जिम्बार्डो की स्टडी में डिसेप्शन किया. उनको बताया नहीं गया था कि ये कितनी देर की स्टडी होगी, क्या करना है, कैसे करना है. और डीब्रीफिंग भी नहीं की कि क्यों था ये स्टडी, क्या ऑब्जर्वेशंस आई, क्या स्कोर किया, क्या मेजर किया, नथिंग. ठीक है. सो दीज आर योर ethical guidelines or ethical considerations that one has to follow while conducting a research. बहुत छोटे लेवल पे भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना, तब भी आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. खास कर कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमेशा कोशिश करो कि रिटन में हो, ठीक है. बोली हुई बातों पे अक्सर लोग मुकर जाते हैं, मना कर देंगे कि भाई हमने तो मना किया था, ठीक है. ऑल्सो इसमें इसमें एक पॉइंट और है कि मेरा पार्टिसिपेंट जब चाहे स्टडी छोड़ सकता है बीच में, एंड आई कैन नॉट कंट्रोल देम टू स्टे इन माई स्टडी फॉर लॉन्ग. जैसे अगर हम जिम्बार्डो की बात करें तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं करना अब ये, वी आर नॉट फीलिंग ओके अबाउट दिस एंड वी वॉन्ट टू लीव. बट जिम्बार्डो ने कंप्लीटली डिनाई किया कि नहीं छोड़ सकते हो, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी पड़ेगी XYZ. तो योर पार्टिसिपेंट वेन एवर ही और शी वॉन्ट्स दे कैन लीव द स्टडी कम्प्लीटली. आप उनको रोक नहीं सकते हो, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते हो कि यार बीच में मत जाया, मेरा बहुत सारा डेटा मिस हो जाएगा, नथिंग. आप उनको पर्सनल लेवल पे जाके कन्विंस नहीं कर सकते हो, आप प्रोफेशनल लेवल पे जाके कन्विंस नहीं कर सकते हो कि भाई उनके घर एक लीगल नोटिस भेज दिया, कुछ नहीं कर सकते हो. आपके हाथ में एज एन एक्सपेरिमेंटर कुछ नहीं है. योर पार्टिसिपेंट इज एवरीथिंग, ठीक है. तो वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन लीव द स्टडी. दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी विड्रॉल. वॉलंटरी विड्रॉल यानी कि जब मर्जी होगी उनकी, जब उनका मन करेगा, वेन एवर दे फील दैट दे आर नॉट ओके विद दिस एक्सपेरिमेंट, दे कैन लीव इट, ठीक है. एथिक्स क्लियर है? ये उसका रिटन मटेरियल है. हर स्लाइड पे मैं 2-2 मिनट पॉज कर रही हूँ, यू कैन गो थ्रू इट. दिख रहा है? इस वाले पे भी आ सकते हैं आप लोग इफ यू वांट. ऑल्सो अटेंडेंस सबने साइन कर ली?
तुमने send नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? ज़रूरी नहीं है। नहीं, कोई यूज़ नहीं है। डिसेप्शन आप तभी यूज़ करते हो जब आप कोई सेंसिटिव बिहेवियर पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसा बिहेवियर पढ़ रहे हो। फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी है सबने? फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब फ्रॉइड के हिसाब से हमारी अनकॉन्शियस ड्राइव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनके हिसाब से दैट ह्यूमंस बिहेव आउट ऑफ अग्रेसिव एंड सेक्सुअल ड्राइव्स, उनके लिए सब कुछ यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फ्रॉइड को बेस बना के या फ्रॉइड की थ्योरी को बेस बना के कोई स्टडी डेवलप कर रहे हो और आप उसमें पहले ही उनको बता दो कि भाई आपका तो ना अनकॉन्शियस होता है कि आप जो भी कर रहे हो ना अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से कर रहे हो, तो वहाँ पे वो स्टडी आपकी बायस्ड हो जाएगी, वहाँ पे वो बंदा फिर उसी हिसाब से बिहेव करेगा, ठीक है। तो not all studies but in some cases it is important that you do deception. You should avoid it as much as possible, but कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा रहता है जो आपको छुपाना पड़ता है अपने पार्टिसिपेंट से, ठीक है। नॉट ऑल स्टडीज़ वो आपके हाथ में है, आप रिसर्चर हो, आप एक्सपेरिमेंटर हो, एवरीथिंग एक्सेप्ट फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स, सब कुछ आपके कंट्रोल में है कि आप फील्ड में कराओ, लैब में कराओ, कहीं भी कराओ, ठीक है। सो यू आर इन कंट्रोल, यू शुड हैव जस्टिफिकेशन फॉर इट कि आपने डिसेप्शन क्यों किया। सब आपकी कंसाइंस पे मैटर करता है, आपको क्या देखना है, आपको कैसे देखना है, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रिसर्च, आप अपने हिसाब से कुछ भी स्टडी कर सकते हो विदाउट हार्मिंग द अदर पर्सन, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड करें। अटेंडेंस शीट दे दो। The title of the paper is Introduction to Social Psychology, right?
अच्छा, ये डिसेप्शन को ही थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है। सॉरी, आई गिव यू अ केस, ठीक है। मैं एक आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, एक स्टडी डिस्कस करूँगी, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या इस स्टडी में कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो हुए थे, ठीक है। सो एक है आपका मिलीग्राम्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलीग्राम्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ओबीडियंस। तो हम ओबीडियंस देखना चाह रहे थे, हम नहीं, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट था, दे वांटेड टू स्टडी वेदर पीपल ओबे टू अथॉरिटी फिगर और नॉट। एक अथॉरिटी फिगर था जो टेस्ट टेकर था, ठीक है, और एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट था और एक ऑब्जर्वर था। तो स्टडी ये हुई थी कि जो टेस्टर था, जिसको टेस्ट लेना था, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया था और वो क्वेश्चंस अपने सामने जो टेस्टी था, जो टेस्ट ले रहा है, उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। आई थिंक इस साइड सबको दिख जाएगा, है ना, ये वाला साइड सबको विजिबल है। एक है आपका टेस्टर जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है। एक है आपका टेस्टी जो टेस्ट देगा, ठीक है, और एक है आपका ऑब्जर्वर। तो बेसिकली टेस्टर और ऑब्जर्वर साथ में बैठे हैं। यहाँ पे टेस्टर है, एक बीच में वॉल है, फिर टेस्टी है, ऐसी कुछ सेटिंग है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है। दिस इज द सेटिंग। अब ये बंदा सवाल पूछ रहा है, टेस्टी जवाब दे रहा है। फॉर एवरी रॉन्ग रिस्पॉन्स ये एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ता जाता है ग्रेजुअली, ठीक है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स इज वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। टेस्टर और टेस्टी दोनों हमारे बंदे हैं, एज इन इनको हमने, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ तो मैंने ही प्लेस किया है, ये मेरे अपने लोग हैं, इनको पता है स्टडी किस बारे में, ठीक है। सॉरी, द टेस्टर नोज कि क्या स्टडी है, कैसे है, क्या नहीं है। ऑब्जर्वर को कोई आइडिया नहीं है और टेस्टर को भी कोई आइडिया नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या ऑब्जर्वर एक अथॉरिटी फिगर, ये बंदा अथॉरिटी पोजीशन पे है फिलहाल क्योंकि ये टेस्ट ले रहा है, तो ये स्टेटस में बड़ा है कहीं ना कहीं। क्या एक इंसान एक अथॉरिटी फिगर की सारी चीज़ों पे अग्री करता है, नहीं करता है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करने की कोशिश की। टेस्टर ने ऑब्जर्वर को एक काम दिया कि जब भी ये बंदा गलत रिस्पॉन्ड करेगा तुम इसको शॉक दोगे, मैं नहीं दूंगा, अब तुम्हें देना है।
तो इन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था कि जैसे जैसे शॉक बढ़ता जा रहा है, ऑब्जर्वर बोलेगा कि मैं नहीं दे रहा, इसको पेन हो रहा है या इसको प्रॉब्लम्स हो रही है, आई विल नॉट ओबे टू योर इंस्ट्रक्शंस, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, उसकी मोरालिटी आगे आ जाएगी। इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि पीपल विल नॉट ओबे बिकॉज देयर इज हार्म इन्वॉल्व, दूसरे बंदे को पेन कॉज हो रहा है, हार्म हो रहा है। द रिजल्ट्स वर कंप्लीटली ऑपोजिट। पीपल एक्चुअली, द ऑब्जर्वर एक्चुअली ओबेड टू द पर्सन। सामने वाले रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, उसको शॉक लग रहा है, कई बार जो आपका टेस्टी है वो बेहोश भी हो रहा है शॉक की वजह से, ठीक है, देयर इज़ लॉट ऑफ पेन, देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रॉमा गोइंग ऑन। उसके बावजूद भी जब जब टेस्टर बोलेगा ना कि तुम शॉक दो, इसने गलत जवाब दिया, तुम्हें शॉक देना है, तुम्हें शॉक देना है, ऑब्जर्वर इज ओबेइंग द इंस्ट्रक्शंस डिस्पाइट नोइंग कि सामने वाले बंदे को हार्म कॉज हो रहा है। तो इन्होंने ये स्टैंडर्डाइज कर दिया, इन्होंने प्रूव कर दिया कि इट डजेंट मैटर देयर इज़ हार्म और देयर इज़ बेनिफिट टू द अदर पर्सन। अगर आपको कोई अथॉरिटी फिगर कुछ करने को बोल रही है तो आप वो करोगे। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में भी देखो, अगर आपका बॉस बोलता है कि भाई XYZ किसी का अप्रेजल होना था बट मेरी उससे बनती नहीं है, मैं तुम्हें ये काम बोल रहा हूँ, अब तुम्हें किसी और बंदे का अप्रेजल कराना है, तुम्हें पता है कि पहला बंदा ज़्यादा डिजर्विंग है, बट हमेशा टेंडेंसी होती है कि भाई वो बॉस है, वो बोल रहा है तो करना पड़ेगा। और ये चीज़ अपने सोशल वर्ल्ड में ना आप नोटिस करना, स्पेशली पेरेंटिंग में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है। कई बार हमें पता होता है कि भाई पापा गलत बोल रहे हैं, मम्मी गलत बोल रही है इन सम सेंस, बट हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, हमें ओबे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी फिगर में है। वो अथॉरिटी आपकी एज की वजह से हो सकती है, पैसे की वजह से हो सकती है, रोल की वजह से हो सकती है, या अगर आप बहुत लंबे चौड़े भी दिखते हो ना तब भी वो अथॉरिटी फिगर बन जाता है, ठीक है। तो अब इस पूरी स्टडी में क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो हुए थे, नहीं हुए थे, क्या क्या नहीं हुआ था, पहले ये बताओ। कुछ भी नहीं हुआ था वैसे तो, बट एक एक प्रिंसिपल को खोल खोल के आपको एक्सप्लेन करना है। रिस्क ज़्यादा था, कंसेंट लिया, ये तो मैंने बताया नहीं कंसेंट लिया था कि नहीं। चलो ठीक है, वी आर अज्यूमिंग कि कंसेंट नहीं लिया होगा। कंसेंट लिया होता तो शायद ऑब्जर्वर स्टडी में आता ही नहीं। जब उसको पता चलता कि भाई मेरे को किसी को शॉक देना है तो वो आएगा ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, बट क्योंकि वो आ गया और एक अथॉरिटी फिगर है तो उसको वो चीज़ करनी पड़ी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हार्म बहुत ज़्यादा है। और कोई डिसेप्शन कैसे? क्योंकि उसको टेस्ट कोई पता था एक्चुअली, तो ना टेस्ट को पता था ना ऑब्जर्वर, हम टेस्टर को पता था कि आपकी मोरालिटी का टेस्ट होता है, बट ऑब्जर्वर को नहीं पता था कि मोरालिटी टेस्ट होता है। ऑब्जर्वर को भी नहीं पता था, ऑब्जर्वर को एक्चुअल में ये भी नहीं पता था कि उधर एक्चुअल मतलब रियल ह्यूमन है या खाली आवाज़ें हैं। बट जब वो शॉक बढ़ता गया और जो वो पेन की जो चीख होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअल में कोई बंदा बैठा है वहाँ। सो बहुत ज़्यादा डिसेप्शन यूज़ हुआ स्टडी में, ठीक है। और डीब्रीफिंग नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि लीगल केस हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो मिलीग्राम ने कभी भी अपने पार्टिसिपेंट्स को डीब्रीफ नहीं किया स्टडी के बाद। अभी हम जो बुक्स में पढ़ते हैं उसमें कहीं भी डीब्रीफिंग का मेंशन नहीं है कि उसने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, ठीक है। और रिस्क बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सो ऑल दीज एथिकल कंसिडरेशंस वर नॉट केप्ट इन माइंड। और अब तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, बट प्रीवियस जैसे हमने स्टैनफोर्ड का प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया, मिलीग्राम का एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो बहुत अनएथिकल थे, बट वो एक्सपेरिमेंट्स हुए इसलिए आज हम ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो साइकोलॉजी इन जनरल बहुत ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे कई बार एथिक्स नहीं फॉलो होते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। होने चाहिए, बट आप लोग 18-19 यू ऑल आर एडल्ट्स, मोस्ट ऑफ यू आर एडल्ट्स, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि एथिक्स मस्ट बी फॉलोड, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो चीज़ें फॉलो हों या ना हो। आपने 2 एग्जाम्पल्स तो आज ही देख लिए, स्टैनफोर्ड का प्रिजन एक्सपेरिमेंट और मिलीग्राम का एक्सपेरिमेंट। एक रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पहले लेक्चर में बताया जाता है। यूजुअली व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वाज टॉट टू अस।
वाई? बिकॉज उसमें सारे एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो हुए थे। ठीक है, घर जाके इसको पढ़ना, रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। So there are a lot of interesting incidents which happened, और बहुत सारी चीज़ें तो अपने लाइव सोशल वर्ल्ड में आज भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया अभी कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो लोग मदद करने जाते हैं या नहीं जाते। ये भी एक स्टडी हुई थी ऑन प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल इज़ हेल्पिंग बिहेवियर, उसको थोड़ा साइंटिफिक टर्म दे दिया। सो ऑल योर हेल्पिंग बिहेवियर्स आर प्रो सोशल बिहेवियर्स। तो ये देखा गया कि जब लोग ज़्यादा होते हैं ना तो कोई मदद करने नहीं आएगा, या बहुत टाइम लगेगा किसी को मदद करने के लिए वहाँ तक उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए। व्हेन देयर आर फ्यू पीपल आर मोर रेडी टू हेल्प। वाई? बिकॉज हम एक ग्रुप में हैं, सब एक्सपेक्ट करें कि यार वो भी तो है, वो कर लेगा हेल्प। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, कि इतने सारे लोग हैं खड़े हुए, कोई भी हेल्प कर सकता है, तो आई शुड नॉट डू इट, वो कर लेगा या वो कर लेगा या वो कर लेगी। तो व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल, हम अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हम क्यों ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने लोग हैं करने वाले। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर आर लेस पीपल, सब एक अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि यार 2-4 ही लोग हैं, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या ये करना चाहिए, लेट्स कॉल एन एम्बुलेंस, वट एवर। ठीक है, सो मोर द नंबर ऑफ पीपल, जितने ज़्यादा बाई स्टैंडर्ड्स होंगे, बाई स्टैंडर्ड्स मीन्स जो खड़ा हुआ है इंसान, उस सिचुएशन पे जितने ज़्यादा बाई स्टैंडर्ड्स होंगे उतना कम प्रो सोशल बिहेवियर दिखता है, उतना कम हेल्पिंग बिहेवियर दिखता है। जितने कम लोग होंगे हेल्पिंग बिहेवियर ज़्यादा दिखता है। ठीक है, ये आप अगेन घर जाते वक्त कभी नोटिस करना, मेट्रो में चढ़ने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है या किसी के पास छोटा बच्चा है, सीट नहीं देते हैं लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबको लगता है कि अरे आप कोई तो सीट दे ही देगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर डेली लाइफ अराउंड यू। साइकोलॉजी इज़ एवरीवेयर। सो जैसे आज तुम लोगों ने एन के चड्ढा सर का लेक्चर अटेंड किया था, उन्होंने ये चीज़ बोली, अपने आँख नाक कान सब खुले रखो, साइकोलॉजी हर जगह है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अप अंटिल नाउ एथिक्स में या इन जनरल? आज की क्लास समझ आई क्या किया हमने? यू हैव रेफरेंस फॉर दिस, आप लोगों के पास मटेरियल है, मटेरियल बुक है या कोई प्रेजेंटेशंस है ना? ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट क्लास ये आप लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है, और विद्युत मैम लेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होती है संडे को, जितने भी बजे होगी, उनसे ये एक्सपेरिमेंट आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एथिकल प्रिंसिपल्स। ओके।